ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मेरा इंतज़ार भी बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे आज का। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गए। एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दो जितने भी जुड़ गए हैं और शेयर कराओ, ठीक है। तो गुड्डू यादव हैं, रागनी तिवारी हैं, द आर्ट्स शेरू कुमार, हे पार्थ जी हैं, माधुरी यादव, प्रतिमा यादव, प्रियंका सिंह, अक्षिता बिश्नोई, तन्नु शर्मा, दिव्या यादव, प्रतिमा यादव, छाया यादव, ममता भारती, अलका, सृष्टि, रिंकी, अली परवेज़, फ्यूचर टीचर, गुड़िया रानी, रिंकू, रिंकी भारती, अश्वनी बुरमन, नीरज यादव, पूजा कौशिक, बहुत शानदार, प्रेम सिंह, पूनम शर्मा, ख्वाहिश की दुनिया, सुशांत सिंह राजपूत, ब्रजेश कुमार, एमडी शमशेर सिद्दीकी, कविता। चलिएगा, बहुत बहुत सभी का स्वागत है ना। नाम मैं कहाँ तक लूँ, ये कार्यक्रम ही खत्म नहीं होने वाला है, फिर तुम रूस जाओ कि मैम हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नाम देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपका पहले तो टाइम टेबल जो मैराथन का है ना। करते चलिएगा और फिर अपने 21 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं कि कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। डिस्ग्राफिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये वाली बात पूछी है, ठीक है। बुक पर ज्यादा डिपेंड मत रहा करो, बुक में काफी गलत हो जाते हैं आपके ऑप्शन, आ जाइएगा। थोड़ा तर्क पर जाओ, है ना। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बुक की चीज अगर गलत दी गई हो तो आप उसको पहचान जाओगे अपने आप, हाँ भाई ये चीज गलत है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं इसका आप सी दे रहे हैं, देख लेते हैं कि डिस्ग्राफिया यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन की क्षमता को प्रभावित करती है, सही बात है। यह कागज पर अक्षिया लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल। यह खराब वर्तनी, सही। लेकिन सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। मोटर कौशल को प्रभावित कौन करता है, आपका डिस्प्रैक्सिया करता है कि नहीं करता है ना। तो आगे चले हैं, यहाँ आपका सी ऑप्शन ही सही है, फिर इसलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा समझ से संबद्ध विकार बताइए क्या है। भाषा समझ से संबद्ध विकार कौन सा है, चलाघात है, पठन वैकल्य है, वाक संबद्ध यानी कि एस्पिक्सिया है, या वाचाघात है, बताइएगा। एस्पिशिया, तो यहां आप जा रहे हैं 122 का डी दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, भाषा समझ से संबद्ध विकार, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। जो अफेसिया है इसको हम डिस्फेसिया के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले तो नाम लिखिए, ठीक है। इसको हम डिस्फेसिया के नाम से भी जानते हैं, इसको अफेसिया के नाम से, इसको वाचाघात भी कहते हैं, और अभी मैंने पीछे बताया इसको संप्रेषण विकार भी कहते हैं। संप्रेषण विकार, या फिर कह दें मौखिक संप्रेषण विकार, या फिर मौखिक संप्रेषण विकार इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य को या वक्ता को बोलने में, परस्पर वार्तालाप करने में दिक्कत होती है। ये कब होता है, ये जन्मजात नहीं होता। जब आपके मस्तिष्क में चोट लगने पर, सिर पर चोट लग जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, या गोली लग जाए, है ना, तो कोई भी ऐसी घटना घटे एक्सीडेंट के माध्यम दौरान, आपके सिर पर चोट लगती है और आपकी वो तंत्रिकाएं प्रभावित होती है जो भाषा को निर्धारित करती हैं, तो वो आपका वाचाघात यानी कि अफेसिया होता है। इसको डिस्फेसिया या मौखिक संप्रेषण विकार कहते हैं। यहाँ क्या होता है, तो ये आपका जन्मजात नहीं होता। जब मनुष्य मतलब बातचीत करने में, वो बात कहना जो चाह रहा है उसके लिए वह उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा, वह सही शब्दों को सही जगह पर यूज नहीं कर पाता है। जो बात कहना चाह रहा है उसको कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते हैं। ऐसा भी प्रश्न कई बार बना है, कैसा कि बच्चे को अगर बोलने के लिए, संप्रेषण के लिए सही शब्दों को ढूंढने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, यह कौन सा विकार है। याद रखिएगा कि बच्चे को संप्रेषण के लिए उचित शब्दों के चुनाव में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो वो भी आपका वाचाघात यानी कि डिस्फेजिया होता है, ठीक है। चलिएगा, अब एक आपका डिसर्थ्रिया भी होता है। प्रश्न आपका आया थे डिसर्थ्रिया क्या है, तो कौन सा डिसर्थ्रिया का लक्षण है। तो ये डिसर्थ्रिया और अफेसिया में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक आपका जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं टारगेट विदंकित के प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें एक डिस्फेजिया से संबंधित ऐसा ही आया था कि भाषा विकार क्या है या आपका संप्रेषण विकार क्या है। तो अफेसिया और डिसर्थ्रिया में क्या फर्क है। डिसर्थ्रिया में क्या होता है, हम जीभ और होठ के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। जब जीभ और होठ की बात आएगी, है ना, तो जब जीभ और होठ में आप तालमेल नहीं बिठा पाते, समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, वो डिसर्थ्रिया होता है। ये आपका वाणी से संबंधित विकार है, इसको वाक विकार कहेंगे। और जो आपका डिस्फेजिया है वो क्या है, वो संप्रेषण विकार है, ठीक है। जो डिस्फेजिया है वो कैसा है, वो संप्रेषण विकार है, और ये वाक विकार है यानी कि वाणी से संबंधित विकार है। और इसका आपका क्या लगाएंगे हम, सी, कि मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों के समन्वय में कठिनाई आपको होगी। आप बोलना कुछ चाहेंगे तो ध्वनि और जीभ क्या है, परस्पर समन्वय नहीं स्थापित कर पाएंगे, तालमेल नहीं बिठा पा रहे होंगे, वो डिसर्थ्रिया कहलाता है। लेखन में कठिनाई डिसलेक्सिया, ध्वनि वर्ण शब्दों के दोहराव में ये आपका पठन का हो जाता है, जिन शब्दों को बच्चे पढ़ते हैं उनमें कठिनाई होती है, तो ये भी आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अब नेक्स्ट, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र, कार्यालयी भाषा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति कि भाई विद्यालय में भाषा कैसे कैसे पढ़ाई जाए, बताइएगा।
डिस्प्रैक्सिया क्या होता है बताया तो भाई, डिस्प्रैक्सिया आपका होता है गति समन्वय विकार, मोटर विकार जो होता है ना आपका। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, आप हाथ में और आंख में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। कैसे कि आपको फीता बांधने में दिक्कत होती है, आप टाई लगाने में या बटन लगाने में दिक्कत हो रही है ना, आप खेल के मैदान में उछल कूद में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो आपका मोटर विकार है। जो डिस्प्रैक्सिया है वो मोटर विकार है, वहां आप हाथ में और आंखों से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हो। और जब होठ में और जीभ से समन्वय स्थापित न करो तो वो डिसर्थ्रिया हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है विद्यालय की भाषा युक्ति का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो वो आपका त्रिभाषा सूत्र कहलाता है, जिसमें भाषा नीति के बारे में अध्ययन होता है। ठीक है, जिसमें भाषा नीतियों के बारे में कहा गया कि विद्यालय में कम से कम आपको 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। प्राथमिक स्तर पर आपको आपकी मातृभाषा में शिक्षण करवाया जाएगा, उसके बाद आपका जो आ जाता है मतलब सेकंड लेवल पर फिर आपको 10वीं तक जाते जाते कम से कम 2 और आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन कम से कम बच्चा कर पाए, और वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे बढ़ते चलो। आ जाते हैं कि एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आसपास के पड़ोस के लोगों के साथ अंतः क्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है, बताइएगा क्या समझ बन रही है इस तथ्य से आपकी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ ए, मैम ए क्यों नहीं होगा, किसका सना, सी, तृप्ति ने भी सी दिया है, चलेगा। ज्यादातर सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो सी की तरफ ही पहले बढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न कि एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठी तथा आसपास पड़ोस के लोगों से अंतर्क्रिया करके मराठी भी सीख गई। ठीक है, इस स्थिति में आपकी क्या राय है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना अर्जन है। बिल्कुल भाई, भाई अंग्रेजी तो उसने विद्यालय में सीखी, लेकिन आस पड़ोस से उसने क्या है अंतः क्रिया करके मराठी सीखी, तो मराठी का उसने अर्जन किया है और अंग्रेजी का अधिगम किया है। सही बात है, कोई नहीं काटेगा, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। ये प्रश्न भी आपका मॉक में आया था और कई बच्चे मेरे पास भेज रहे थे मैम ये क्यों गलत है, कैसे गलत है, तो अब इसको भी समझिएगा। हाँ जी, अभी जी, ठीक है, बाबू नासार सी, 126 का जवाब दो अब। संगीता ने डी, गरिमा ने डी, सुनीता डी, माई एंजल त्रिशा सी। चलिएगा, सी और डी पर आप जा रहे हैं। भाषा की योग्यता कहेंगे क्या इसको, चलो समझते हैं, समझते हैं, आ जाओ समझो कि पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जानेंगे, इसको दक्षता स्थानांतरण कहेंगे। परिचित से अपरिचित की ओर जाना या भाषा की योग्यता। देखो, अगर तुम अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, मतलब कि आपको अपनी भाषा में योग्यता है, आप किसी भाषा को जब सीख जाते हैं तो आपका क्या है, चारों कौशलों में आप योग्य हो जाते हैं, यानी कि किसी भाषा के चारों कौशल आपने सीख ले तो मतलब भाषा में आपको योग्यता हासिल है। अब वो आपके कौशल जब दूसरी भाषा को भी आप अच्छे से सीख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो आपके कौशल का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया दूसरी भाषा में, है ना। कौशल का स्थानांतरण हो जाता है वहां दूसरी भाषा में, इसको कौशल स्थानांतरण कहेंगे, स्किल ट्रांसफर कहेंगे। जो पढ़ने लिखने का कौशल है वो आपका हिंदी अंग्रेजी में भी बढ़ गया है। जिस कौशल से आप हिंदी अपनी मातृभाषा को पढ़ पा रहे थे, उसी कौशल से अब आप क्या है अंग्रेजी को भी सीख पा रहे हैं, तो ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है कि आपके कौशल का स्थानांतरण अब दूसरी भाषा में भी हो गया, क्योंकि कोई भाषा आप ढंग से बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, यानी कि आप उसके चारों कौशलों में पारंगत हैं, तो यहाँ कौशल का स्थानांतरण हो गया किसमें, दूसरी भाषा में। तो आपका क्या होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब होगा, केवल और केवल। तो समझ में आया, आगे चलते हैं। आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला कि वह पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बोलने के लिए जुड़ा नियम, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम है, समस्या आधारित बोलना। बताइएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रेम गाढ़ होता चला जा रहा है, ऐसा ही गाढ़ प्रेम गहनता की हम तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ आप जा रहे हैं ए पर, डी पर, बी पर, सी पर, यानी कि 4 ऑप्शन, कोई सा तो कोई सा होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। कि आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, ठीक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया, ठीक है। तो 4 के समूह में बटे शिक्षार्थी ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला कि वह पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो भाषा अधिगम की इस युक्ति को क्या कहेंगे, बोलने के लिए सोचना थोड़ी कहेंगे, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं कहेंगे, समस्या आधारित बोलना नहीं है कि समस्या के आधार पर बोले। ये क्या है, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम है। ये क्या है, इसको तुरंत सोचने से जुड़ा नियम हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई, ये जो तुरंत सोचने का नियम है, एक तरह से इसको हम क्या कहेंगे, 1 मिनट। 4 के समय शिक्षार्थी ने बोलकर पहेली का हल निकाला और पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा के अधिगम में इस युक्ति को क्या कहेंगे, तो भाई पहेली के बारे में तुम जो सोच रहे हो वो तुरंत सोचने से जुड़ा नियम ही है। इसको हम समवर्ती मौखीकरण जो है ना, समवर्ती मौखीकरण का नियम भी बोलते हैं। समवर्ती मौखीकरण क्या होता है, तो भाई तुरंत सोचने, मौखीकरण
करण तुरंत सोचने से जुड़ा नियम ही कहलाता है। ये जो है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम कहलाता है, यानी कि समवर्ती मौखिकरण का अर्थ ही ये होता है कि आपको जो समस्या दी गई, उन्होंने पहेली बांटी, 4 के समूह में शिक्षार्थी ने बोलकर पहेली का हल निकाला, बोलकर और तुरंत आप उसके बारे में सोचने लगे। भाई तुरंत सोचने ही से तो जुड़ा नियम है, पहेली आपके सामने आ गई, चलेगा। तो ए आपका हो जाता है समवर्ती मौखिक नियम। बिल्कुल, आगे चलते हैं। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार क्या होगा? और ये नहीं समझ आ रहा अभी भी? थिंक अलाउड प्रोटोकॉल सुना है इंग्लिश में? थिंक अलाउड प्रोटोकॉल उसी को कहते हैं, जो समवर्ती होती है ना, इसको थिंक अलाउड प्रोटोकॉल कह सकते हैं, कि जिस विषय पर, जिस समस्या के बारे में आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर आप तुरंत बोलकर विचार व्यक्त करते हैं। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। अब समझ जाओगे, जिनको दिक्कत हो रही थी अब समझ जाओ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं समवर्ती मौखिकरण, इसी को थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। कोई समस्या या पहेली आपके सामने आ रही है, उस पर आप तुरंत तेजी से बोलकर विचार अभिव्यक्त करते हो, ठीक है। अब इसका जवाब आप क्या दे रहे हैं? ए, कि पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। और क्या? किसी पाठ्य चयन करते समय मुख्य आधार क्या होगा? ठीक है भाई। और बी भी दे रहे हैं कि पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, यहां आपका बी के अलावा कोई पॉजिटिव नजर आ ही नहीं रहा। अभी भी समझ में नहीं आया सोनम को? चलो सोनम समझाती हूँ, रुक जाओ, नोट कर लेना। पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका निवासी, ऐसा नहीं है। पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा की होनी चाहिए। तो क्या कहा कि पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय क्या मुख्य आधार होगा? तो भाई भाषा कैसी हो? स्वाभाविक हो, बच्चों को समझ में आने वाली हो, है ना, और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रामाणिक, प्राकृतिक एक तरह से वो सामग्री होनी चाहिए, और बच्चों की स्वाभाविक भाषा से संबंध स्थापित करने वाली भाषा अगर होगी पाठ्य पुस्तक की, तो बच्चा सहज रूप से भाषा को ग्रहण करेगा, है ना। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? बताइएगा। यानी कि डी पर जा रहे हो। शास्त्रीय भाषा किसको कहते हैं? जो आपकी प्राचीन भाषा है वो शास्त्रीय भाषा है। तो यहां पर हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं, एक ऐसी आपकी आधुनिक भारतीय भाषा है। प्रश्न आपका बनेगा कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं, संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो कहेंगे आपकी बहुत बढ़िया, मैं आपको बता चुकी हूं कि कितनी, हमारी पहले 6 थी, लेकिन अब आपकी कितनी? 11 और शास्त्रीय भाषाएं होंगी। यहाँ 5 भाषाएं और बढ़ा दी गई, अभी अक्टूबर 2024 में ही इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ठीक है, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो आपकी कौन कौन सी है? तो कहेंगे मराठी, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली। कितनी है ये? 1 2 3 4 5। ये जो 5 हैं इनको कब? तो कहेंगे 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 2024 इनको, और इन 5 भाषाओं को और जोड़कर आपकी कुल 11 शास्त्रीय भाषा होगी। जो पहले 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं थी, और उनके साथ साथ आपकी मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत, बंगाली जो वर्तमान में जुड़ी है। ऐसे भी देखो, इस बार ये प्रश्न आपका 100% बनना ही बनना है, क्योंकि आपका नया संशोधन हो गया शास्त्रीय भाषाओं में, और पहले से भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आ जाए, प्रश्न बन सकता है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो कहेंगे 11। और ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जिसको शास्त्रीय 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, कौन सी है? बताइएगा, या किसको नहीं मिला है? तो वर्तमान में जो आपकी 3 अक्टूबर 2024 को जिनको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया, तो आपकी मराठी है, पाली है, असमिया है, प्राकृत और बंगाली, जिनको और 5 भाषाओं को ऐड करके आपका इसके अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? नहीं नहीं, हाँ, बी है पक्का? सी पर भी भटक रहे हैं कुछ, कि भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। देखो, भाषा के बारे में ज्ञान कार्यविधिक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, या प्रक्रियात्मक ज्ञान है, भाषा का व्याकरण है। अब यहाँ बी पर जाएं कि सी पर जाएं, तो हम बता दें। देखो, कार्यविधिक ज्ञान क्या है? अगर कार्यविधिक की बात करें तो इसको हम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ये क्या कहता है? ये प्रोसीजरल नॉलेज है ना, कि भाषा ये कैसे, यानी कि भाषा कैसे कार्य करती है, ये कैसे प्रबल देता है। लेकिन भाषा के बारे में ज्ञान, जो घोषणात्मक ज्ञान है, यहाँ हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, है ना। मतलब व्याकरण का तो खैर प्रक्रियात्मक ज्ञान में भी अध्ययन करते हैं। तो ये मतलब फैक्ट बेस्ड होता है। कैसा होता है? ये तथ्यात्मक ज्ञान होता है, ये फैक्ट बेस्ड होता है, तथ्यात्मक
तथ्यात्मक होता है। और प्रक्रिया आधारित ज्ञान, जो कार्यविधि ज्ञान है वही प्रक्रिया आधारित ज्ञान होता है ना। ये भाषा को सीखने के तरीके हैं एक तरह से, कि यहाँ हम शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो भाषा का व्याकरण है, भाषा का व्याकरण ही तो भाषा का ज्ञान कहलाता है। भाषा के बारे में ज्ञान, भाई आपको पता है भाषा के बारे में ज्ञान है, यानी कि आपकी व्याकरण भी मजबूत होनी चाहिए। व्याकरण ही तो आपको अध्ययन करवाती है भाषा की शुद्धता का। व्याकरण क्या है, आपको भाषा की शुद्धता का अध्ययन करवाती है। तो भाषा के बारे में ज्ञान तो हर किसी को नहीं है। भाषा के बारे में ज्ञान भाई सब जानते हैं, भाषा को बोलना सबको आता है, आप चीजों को याद कर सकते हैं, तथ्य याद कर सकते हैं। ये एक आपके पठन की तकनीक कहलाएंगे। जो आपका कार्यविधिक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, ये बाद की चीजें आपकी पठन की तकनीक हो सकती हैं। लेकिन भाषा का व्याकरण आपको भाषा के शुद्ध रूप को दर्शाता है, और ये व्याकरण ही क्या है, भाषा के बारे में ज्ञान ही आपका भाषा का व्याकरण कहलाएगा। अगर आपको मैम इसमें कंफ्यूज थी, अब कंफ्यूजन दूर करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो कि व्याकरण का ज्ञान ही आपको भाषा का ज्ञान सिखाता है ना। हर कोई तो वर्णमाला के जो वर्णमाला को नहीं सुना सकता, या उसके उच्चारण स्थान को नहीं बता सकता। कौन बता सकता है, जिसको भाषा के बारे में ज्ञान है वही तो उसको बताएगा। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को सिखाती है, और वही बताते कि हाँ भाई आपको भाषा का ज्ञान है। मैम गद्य पद्य की क्लास नहीं रखी है, गद्य पद्य की क्लास मैं पहले आपकी ले चुकी हूँ, और आगे भी आपकी करवा दूंगी 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निश्चिंत रहिएगा। भाषा की केंद्रीयता क्या है बताओ, भाषा की केंद्रीयता क्या है? प्रश्न ये आपके 2023 में आया हुआ है, नोट कर लो, आगे चलो। केंद्रीयता क्या है, भाषा की केंद्रीयता? इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, भाषा एकांत में कैसे सीख लोगे आप, हैं? एकांत में तो हम अपना अभ्यास कर सकते हैं केवल, ठीक है। इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, भाषा संप्रेषण के लिए विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। तो बताइएगा केंद्रीयता से क्या तात्पर्य है? इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण है, या भाषा संप्रेषण के लिए और विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। नहीं तो नकारात्मक कह दिया ना भाई, भाषा की जरूरत होती है। बिल्कुल भाई, यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ ए भी नहीं, यहाँ क्या सी की इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है ना, कि बिना भाषा के हम अध्ययन कर नहीं सकते। अगर आप अधिगम करते हैं तो भाषा क्या है, केंद्र में होती है कि नहीं होती? हम जानते हैं कि सभी भाषाओं का अध्ययन एक प्रकार से क्या है, भाषा का अध्ययन है। क्यों? क्योंकि भाषा केंद्र में है। भाषा क्या है, आपको अन्य विषयों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं तो एक भाषा ही तो है जिसके माध्यम से अन्य विषयों को भी पढ़ पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की किताबें, आपको इंग्लिश भाषा मतलब माध्यम क्या है आपका, भाषा है। तो अन्य विषयों का अध्ययन यानी कि भाषा ही क्या है, आपको अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम प्रदान करती है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। पोर्टफोलियो आकलन क्या है बताओ? पोर्टफोलियो आकलन कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना, यह पता लगाना कि शिक्षार्थी की सीखने में कहाँ कमी है, या वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्य अभिलेख करना। बताइएगा। पोर्टफोलियो आप जानते हैं कब किया जाता है भाई? यहाँ आपका पूरे वर्ष भर के जो आप उत्कृष्ट कार्य आपके होते हैं, हम जानते हैं भाई पोर्टफोलियो विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है। पूरे वर्ष भर के जो आपके उत्कृष्ट आपने प्रदर्शन किया, तो उत्कृष्ट प्रदर्शनों का जो बायोडेटा होता है आपका पोर्टफोलियो में होता है। और यहाँ आप जा रहे हैं बी और डी की तरफ, ठीक है भाई, यहाँ बी और डी की तरफ जा रहे हैं। चलो देख लेती हूँ बी सही है कि डी, कि आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख। सभी कार्यों का नहीं, अभी तो मैंने बताया, यहाँ केवल उत्कृष्ट कार्यों का अभिलेख होता है। आपके जो अच्छे अच्छे आपने कार्य किए हैं तो यहाँ आपका उत्कृष्ट कार्य आपके लिखे जाएंगे, सभी कार्य नहीं लिखे जाते। वार्षिक बोर्ड काट दो। यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है, तो कमी आपका निदानात्मक शिक्षण में करते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना कि बच्चे ने कितना सीखा है, उत्कृष्ट कार्य है ना, तो अधिगम का अभिलेख रखना यानी कि आपके उत्कृष्ट सिद्धांतों का जो उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन आपने किया उसका अभिलेख लिखना है ना। अभिलेख का मतलब बायोडेटा आपका होता है, आपकी शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों का उसमें बायोडेटा लेखा जोखा होता है। तो आपका यहाँ क्या होगा, केवल और केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है इस दृष्टि को देखते हुए। डी क्यों गलत है, मैंने बताया कि भाई सभी कार्य उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। चलिएगा, अधिगम यानी कि क्या सीखा है उससे संबंधित। सरसरी तौर पर पठन क्या है बताओ? बताइएगा जल्दी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और आ जाए ना, आकलन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, तो भी हमारी पोर्टफोलियो, क्योंकि उसमें हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है उसमें। तो सर्वोत्तम विधि अगर आकलन की कहें तो वो भी आपका पोर्टफोलियो ही है, ठीक है। मैम रियलिया बता दो, बताएंगे रियलिया आएगा भी आगे, उसको भी बताएंगे। चलिएगा, इसका बी दे रहे हैं कि विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन। अच्छा जी, बी दे रहे हो, अब मैं क्या करूं तुम्हारा?
सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? स्किमिंग होती है, और स्किमिंग में हम विशिष्ट सूचनाओं का पठन नहीं करते। विशिष्ट सूचनाओं का जो पठन होता है वो आपका स्कैनिंग में होता है। इसमें हम समग्र अर्थ को ग्रहण करते हैं। किसको? समग्र अर्थ को, यानी कि सामान्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। पाठ्य सामग्री का आगे पठन या लेखक की मंशा जानने के लिए पठन या विशिष्ट सूचना, ये आपका स्कैनिंग होता है। विशिष्ट सूचना क्या है? स्कैनिंग होता है, ठीक है। और हमसे पूछा है स्किमिंग, यानी कि सरसरी तौर पर पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। तो सामान्य अर्थ के लिए या समग्र अर्थ को प्राप्त करने के लिए, सारांश ग्रहण करने के लिए हम शीर्षक पढ़ते हैं, उपशीर्षक पढ़ते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये समग्र अर्थ यानी कि सामान्य अर्थ के लिए क्या करते हैं? स्किमिंग करते हैं। समझ में आया? इतना सरल प्रश्न भी गलत कर दिया तुमने, है भाई, निराश कर देते हो। चलो आगे बढ़ो, बहुत शानदार, इतना भी शानदार नहीं जवाब देना था। चलेगा भाई, जो भी साथी जुड़ गए हैं वो क्लास को लाइक को शेयर करो, और क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है? बताइएगा। शिक्षार्थी को विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके, शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके, या शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। बताइएगा, कक्षा आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है? कि शिक्षार्थी अधिक अंक लाए, ये तो नहीं है, है ना। निपुणता इसमें थोड़ी दर्शाती है भाई। अधिक कई बार ऐसा होता है कितनी अच्छे नंबर आ जाओ, लेकिन बच्चे को नॉलेज नहीं है, योग्यता नहीं है, तो अंक आधारित कभी नहीं होना है आपका। समाज और कार्यस्थल पर कार्य कर सके या विशेषज्ञ बन सके, ऐसा भी नहीं है। क्या होगा? शिक्षार्थी अपनी विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है, वही तो दक्षता है, निपुणता प्राप्त करना, दक्षता प्राप्त करना, है ना। तो आपका क्या होगा? केवल और केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। दक्षता आधारित पठन क्या है? आपकी निपुणता प्राप्त करना विषय वस्तु में। कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटता है। प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए पात्र यानी कि चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जानते हैं? बताओ। बहुत आसान है। नीतू मैम, गलत हो जा रहा है। गलत क्यों हो रहा है नीतू? ध्यान से नहीं पढ़ रही हैं क्या आप? ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को समझो, अंतः क्रिया करते हुए जवाब दीजिएगा। और यहाँ आपका बी ऑप्शन सही जवाब आप दे रहे हैं, बहुत शानदार। देखो चरित्र आ गया ना, वो मतलब भूमिका निर्वाह करवा रहा है। रोल प्ले क्या कहते हैं इसको? भूमिका निर्वाह कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे। कि 5 के समूह में एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप करने के लिए एक पात्र, कोई यानी कि किसी की पात्र की भूमिका निभानी है आपको, है ना, रोल प्ले करना है, तो वो आपका ए यानी सॉरी बी हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ आपका सही जवाब है। क्योंकि रोल प्ले, अगर कई बार ऐसा होता है कि ये जो भूमिका निर्वाह है ये किसमें सहयोगी है, तो कहेंगे ये आपके भाषण कौशल को, है ना, ये आपके भाषण कौशल को विकसित करने में सहायक है। भाषण कौशल को विकसित करने के लिए हम रोल प्ले करवा सकते हैं। विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे? रोल प्ले बच्चे को करवा सकते हैं, ठीक है। नाटक और रोल प्ले में अंतर। भाई नाटक में क्या होता है? नाटक हम पढ़ भी सकते हैं, है ना। रोल प्ले में हम उस नाटक के पात्रों की भूमिका बच्चा खुद निभाता है, ठीक है। नाटक को हम देखते भी हैं, भाई नाटक हम देख रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, तो अब आप उसमें एक पात्र की भूमिका में नहीं है, है ना। अगर नाटक का हम अभिनय करें तो वो रोल प्ले हो गया। अगर नाटक का अभिनय कर दिया जाए तो वो रोल प्ले है। वहां बच्चा अभिनय कर रहा है, पात्रों की जो संवाद है उनको बोल रहा है, तो वहां आपका संप्रेषणात्मक कौशल यानी कि भाषाई कौशल विकसित हो रहा है, ठीक है। और नाटक में बच्चा एक्टिव नहीं रहता, वो केवल पढ़ रहा है। या आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी तरह आप क्या नाटक भी देखते हैं, किसमें? यूट्यूब पर देख रहे हो या अपने घर में देख रहे हो, तो नाटक देखकर हम रस का अनुभव ले रहे हैं। अब आ जाते हैं 136 पर आप जा रहे हैं, बी पर जाते हैं। देखें, पढ़ लें। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके, और अंततः अंतिम प्रारूप लिख सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? भाई बिल्कुल ए है ना। यहाँ क्या है? ए है कि प्रक्रिया आधारित अधिगम, है ना। प्रक्रिया लेखन का लेखन का प्रक्रियात्मक उपागम है, अधिगम नहीं उपागम है। लेखन का प्रक्रिया उपागम ये कहलाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ए नहीं, बी ऑप्शन। प्रक्रिया आधारित अधिगम नहीं, ये लेखन का प्रक्रिया उपागम है, ठीक है। तो लर्निंग नहीं करवाई जा रही है, राइटिंग का उपागम है। तो कहेंगे एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि इन बिंदुओं पर वो घूम रहा है, तो वो प्रक्रिया उपागम है। इसलिए उत्पाद उपागम क्या होता है कि बच्चा क्या यहाँ स्वतंत्र रूप से जब लेखन करता है तो वो आपका उत्पाद उपागम कहलाता है, ठीक है। चलिएगा, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है? सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, शब्दों और ध्वनियों के प्रति लेखन के माध्यम से पढ़ाना, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबद्धता दिखाना। तो उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा? हाँ भाई, 137 का डी दे रहे हैं। अच्छा जी, वर्णों और ध्वनियों, डी पर भी जा रहे हैं, बी पर भी जा रहे हैं, सी पर भी जा रहे हैं। देख लेते हैं कि उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। क्या आपका सी नहीं हो सकता है? देखो, वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबद्धता दिखाकर सिखाना, दिखाकर सिखाना।
शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना। लेकिन अगर आप विपरीत शब्दावली के माध्यम से उच्चारण देकर सिखाओगे तो बच्चा क्या है, उच्चारण प्रभावशाली, मतलब प्रभावशाली तरीके से उच्चारण कौशल बच्चे का विकसित होगा। विपरीत शब्द में भाई इस शब्द का उच्चारण ऐसे किया जा रहा है, दूसरा शब्द उसका विपरीत है, इसका उच्चारण इस तरीके से किया जाता है, और ये उच्चारण क्या है, आपके विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना आपका सबसे ज्यादा प्रभावशाली यहाँ हो जाता है। ठीक है, आवाज कम आ रही है, एक बार कंफर्म करो मुझे, जैसे कि वो कह रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है, ना ये ना ये ना ये, यहाँ आपका सी सही होगा कि विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, ये आपका उच्चारण सिखाने के लिए प्रभावशाली हो सकता है। कि बच्चे को तुलना करके, है ना, तुलनात्मक तरीके से उच्चारण सिखाया जा रहा है कि इस शब्द का उच्चारण इस तरह से, इस शब्द में ऐसे, और उससे विपरीत शब्द का उच्चारण इस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, तुलनात्मक तरीके से बच्चे को उच्चारण सिखाया जा रहा है। हाँ, एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, बताइएगा। चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बढ़ो, जवाब दो। डी दे रहे हैं इसका कि विविध प्रकार की रुचिकर उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बिल्कुल भाई, यहाँ तो आप सही जवाब पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ अवसर दिए जा रहे हैं बच्चे को, है ना। विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी आत्मविश्वासी पाठक बने, तो कौन सी रणनीति सही रहेगी, तो बच्चे को क्या है, प्रासंगिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के अवसर देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि एक एक पंक्ति को गहराई से पढ़ना है या गहन पठन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आपका क्या है, अवसर देने हैं बच्चे को, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी। बताइएगा, कौन सी युक्ति भाषा विकास में मदद नहीं करेगी। दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के लिए अवसर देना, ऐसे सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि को बनाए रखे, या अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति। नकारात्मक पूछा है ना, बता दो, नहीं करेगी, नकारात्मक पूछा है। चलिएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ आपका क्या है, डी ऑप्शन आप दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, क्या बात है। तो भाई सी ही सही होगा, क्यों भाई, ड्रिल आपका नकारात्मक होता है। देखो ये नकारात्मक कब है और सकारात्मक कब है, कई बार ऐसा होता है कि मैम इसको आप सही भी बताती थी, कई बार गलत भी। तो जब पूछा जाए कि स्किनर जो व्यवहारवादी हैं वो किस पर बल देते हैं, या श्रव्य भाषावाद किस पर बल देता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ड्रिल आपका सही हो जाता है, अन्यथा ये आपका नकारात्मक ही है शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे, ऐसा तो नहीं है भाई केवल अच्छे वक्ताओं को समय देंगे। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। या भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती। या सहयोगात्मक कार्य में बच्चों की संलग्नता का सावधानी पूर्वक अवलोकन बच्चों को योगात्मक प्रशिक्षण में ग्रेड में मदद करता है। तो ग्रेड में योगात्मक आकलन जो है आपका सही नहीं है। अब देखिएगा क्या हो सकता है, प्रश्न को समझिएगा कि भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। आप कोई गतिविधि करवा रहे हैं बच्चे को, है ना, और आपने समूह का विभाजन कर दिया, तो आपको उस पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपका होगा बी सही। क्यों सही होगा, देखो कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कि आप जब ग्रुपिंग कर रहे हैं यानी कि समूह का निर्माण कर रहे हैं कक्षा में कुछ गतिविधियों को करवाने के लिए, तो आपको ऐसा विचार करना चाहिए सावधानी पूर्वक कि उस ग्रुप में ऐसा ना हो कि सभी बच्चे क्या हैं, आपने प्रतिभाशाली बच्चे एक ग्रुप में हो गए और जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं वो एक ग्रुप में हो गए। आप जो समूह का निर्माण करेंगे कैसे करेंगे कि कुछ बच्चे आपके जो है इंटेलिजेंट बच्चे भी हों और साथ में जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं वो भी हों। तो जब ऐसे हम ग्रुपिंग करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, तो जो बच्चे थोड़े से कम सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो वो उनके सहयोग से क्या है वो भी सक्रिय हो जाते हैं, वो भी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। जब हम कमजोर बच्चों के एक ग्रुप में कर देंगे तो उनको सीखने के क्या ही मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए आपका यहाँ बी होगा कि कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए आपका क्या होगा, आपका बी। लो और पास कर लिया, माइक मुंह में बढ़ा लिया, कतई और बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है, नकारात्मक है, कौन सी प्रामाणिक सामग्री नहीं है, बताओ जल्दी। प्रामाणिक सामग्री कौन सी नहीं है, एक ही दिन सारे क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, है मैम व्याकरण पर क्वेश्चन नहीं लेके आई हैं, एक दिन ही सारे क्वेश्चन चाहिए। अभी आपकी ये पेडागोजी स्पेशल है तो वो करिएगा, और व्याकरण हम किसके द्वारा, हम अपनी गद्यांश पद्यांश के माध्यम से करेंगे। तो एक दिन स्पेशल गद्यांश और पद्यांश आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं। चलिएगा, प्रामाणिक सामग्री क्या होती है, जो पाठ्य पुस्तक से अलग हो, है ना, जो पाठ्य पुस्तक से अलग सामग्री है। जैसे समाचार पत्र क्या है, प्रामाणिक है, डायरी आपकी प्रामाणिक है, विज्ञापन वो भी प्रामाणिक है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें आपकी प्रामाणिक नहीं होती हैं, पाठ्य पुस्तकें प्रामाणिक नहीं होंगी कभी भी। और आपका क्या होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक रूप से सही लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना या लिखित समय सही वर्तनी का प्रयोग। ये भी नहीं होगा उचित विराम चिन्ह, और ये भी नहीं। क्या बचता है आपका? सी। क्यों होता है सी? भाई आकर्षित करना है आपको, है ना, आकर्षक लेखन के लिए आपने प्रोत्साहित किया है, तो वहां हम रचनात्मक लेखन का प्रयोग करेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि जब रचनात्मक लेखन का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या है, अपने विचारों का यानी कि स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से रचनात्मक तरीके से क्या है वो लिखना शुरू करेगा। बच्चा यहाँ स्वतंत्र है, किसी कुछ भी लिखे, स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से जब लिखेगा तो वो ऐसे ऐसे चिंतन करेगा कि लेखक और पाठक जो है वो आकर्षित हो उसके विचारों की तरफ, है ना। तो यहाँ आपका क्या है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए बच्चे की। चलिएगा अब आगे चलते हैं कि किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य। बच्चे को इस तरह दी गई प्रतिपुष्टि क्या कहलाती है बताओ? श्रेष्ठ कार्य। जैसे कह देते हैं ना, गुड आपको मिल जाता है, गुड, अति उत्तम, समीचीन, साधु, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट मिला आपको, ये क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया है, ये उत्पाद है। देखो ना तो ये प्रक्रिया है, केवल प्रक्रिया पर आधारित कह देना, ये उपचारात्मक शिक्षण है। कॉम्प्लीमेंट दिया गया, ये क्या है, एक तरह से आपका सकारात्मक पुनर्बलन इसको कह देंगे। ये क्या है, ये आपको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है, और सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, कोई सा भी नहीं है, आपका होगा ए, यानी कि न तो ये प्रक्रिया है और ना ही उत्पाद है। ये बी भी नहीं है, प्रक्रिया के स्थान पर ए भी नहीं है। भाई उत्पाद में क्या होता है, आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं, उत्पाद में क्या है, हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। अब ये उसने कॉम्प्लीमेंट दिया है, भाई आपने गुड वर्क, अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य, तो ये आपको एक सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया है, और इसमें से ना ये प्रक्रिया है ना ही उत्पाद है, आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा। भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन, आकलन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग। बताइएगा। चलिएगा मैम, ऐसे क्वेश्चन सभी गलत हो जाते हैं। देखो ध्यान से, अब आपको अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। यहां आप दे रहे हैं डी, सी आ जाते हैं। देखो आकलन जब किया जाता है बच्चे का, आप जानते हैं कि आकलन आपका रचनात्मक सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है ना। प्रभावशाली आकलन की बात की है तो हम योगात्मक आकलन को प्रभावशाली आकलन नहीं कहते। योगात्मक आकलन, केवल योगात्मक आकलन प्रभावशाली नहीं है, उसके लिए हम पहले रचनात्मक आकलन करते हैं धीरे धीरे। मतलब कि जब हम विभिन्न आकलनों का, कहा ना, आकलन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम निदानात्मक आकलन का भी प्रयोग करते हैं, हम आपके योगात्मक, रचनात्मक, जब ये सभी एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो वो आपका प्रभावशाली है। केवल एक अपने आप में सकारात्मक नहीं है, एक अपने आप में कभी भी प्रभावशाली नहीं होगा। केवल रचनात्मक का प्रयोग करेंगे तो वो भी कभी भी प्रभावशाली नहीं होगा। रचनात्मक के साथ साथ योगात्मक भी होना चाहिए, निदानात्मक भी होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है। यह समूह के पठन के मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देते हैं, क्या कहलाता है? क्या जवाब है आपका? यहाँ बी पर आप जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल भाई सही बात है कि जब बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है। यह समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। तो ये क्या पठन के दौरान होता है, ये पठन के पूर्व थोड़ी है, ना बाद का है, ना ये स्वयं पढ़ने का है ना। चलिएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लव यू टू, सभी को लव यू टू। चलिएगा आगे चलते हैं। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? अनुमान लगाना, तुलना करना, सरसरी तौर पर पढ़ना या निष्कर्ष निकालना, बताओ। नहीं समझे? देखो समझो कि किसी पाठ्य सामग्री से सूचना निकालना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर व्याख्या करना। जब व्याख्या करेंगे ना आगे जाकर, तो उसको क्या कहते हैं? जब हम शब्दों के माध्यम से, शब्दों के आधार पर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं। आप किस निष्कर्ष तक पहुंचे पाठ को पढ़ के, तो वो अनुमान लगाना नहीं होता। अनुमान लगाने में क्या, आपको कोई कहानी आदि सुनाई और आगे आपको क्या अपने अनुमान लगाकर उसको पूरा करना है, वो अनुमान लगाना होता है। लेकिन जब आपने शब्दावली के आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो, शाब्दिक स्तर के आधार पर आप क्या कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, तो वो आपका निष्कर्ष निकालना कहलाता है। वो आपका सरसरी पठन, तुलना करना या अनुमान लगाना नहीं, उसको क्या कहेंगे, तो उसको
निष्कर्ष निकालना कहते हैं, समझे कि नहीं समझे? जब भाई पाठ्य सामग्री से आप कुछ शब्दों को शाब्दिक स्तर पर जाकर उसकी व्याख्या करते हो और आगे जाके, है ना, तो क्या है, आप शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो आपका व्याख्या करना निष्कर्ष निकालने के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलेगा। व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए बताओ, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में पढ़ाई जाती है, हाँ जी संदर्भ में पढ़ाई जाती है ना, तो ए से बेहतर कुछ होगा ही नहीं, कभी भी व्याकरण हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ानी। और व्याकरण शिक्षण की अगर सर्वोत्तम विधि की बात करी जाए तो क्या है, तो कहेंगे आगमन विधि आपकी सर्वोत्तम विधि है व्याकरण शिक्षण की। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो कहेंगे आगमन विधि। ठीक है, चलेगा भाई। पीडीएफ सबके आपको मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आपको टारगेट विदंकित एप्लीकेशन पे जाओगे, फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाना और वहां पर फोल्डर देखना, ये वाला फोल्डर जो आपकी संग्रह सीरीज मैराथन करके फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में मिलेंगे। ठीक है, चलो। अध्यापक ने इस बात पर ध्यान दिया कि अंकिता व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य नहीं लिख पाती है, क्या होगा? अक्कू कह रही है ड्रिल क्या होता है, कहां कहां से आते हो, तुम्हें ड्रिल नहीं पता, पूरी पेडागोजी पढ़ ली। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना बार बार। सी ऑप्शन बिल्कुल भाई, सहायता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब अध्यापिका मदद करती है तो वो क्या है, वो आपका सहायता है, यानी कि बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। और ये वाइगोस्की ने दिया है आपका स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत। पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा के अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान देना चाहिए? बताओ। यहां देते हुए आप डी नजर आ रहे हैं। चलो मैं आज देखती हूँ, अगर आपको मेरा मतलब एप्लीकेशन पर पीडीएफ नहीं मिल रही तो मैं बात करती हूँ क्लास के बाद, देखते हैं क्या दिक्कत है। समस्या का समाधान शाम तक हो जाएगा। ठीक है, पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा के अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान देना चाहिए? डिकोडिंग करने में नहीं, स्वनिम जागरूकता पर नहीं, प्रवाह के साथ पढ़ना नहीं, बोधगम्यता के साथ पढ़ना। अब बोधगम्यता क्या कहलाता है? जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं और फिर गद्यांश से आपसे क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही तो बोधगम्यता है कि आप जो पढ़े क्या आपने अर्थग्रहण पूर्वक पढ़ा है ना, आप उसको पढ़े हुए को समझ पा रहे हैं नहीं, तो वो बोधगम्यता यानी कि आपकी समझ पर काम करता है। तो बोधगम्यता के साथ पढ़ना यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। चलो 150, क्या बात है, 50 प्रश्न और बचे हैं, 150 पर हम आ गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपना पढ़ेंगे। कि कक्षा 6 के विद्यार्थी गुरमीत ने कहा मैं पठन में अच्छा हूं लेकिन लेखन में नहीं, क्योंकि मैं वर्तनी की गलतियां करता हूं। यह किसका आकलन है? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम की तरह आकलन या अधिगम में आकलन? बताओ क्या है ये? संस्कृत की पेडागोजी कब चलेगी? 6 तारीख में। यहाँ आ रहे हैं आप बी पर, देखो आ जाते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी गुरमीत ने कहा मैं पठन में अच्छा हूं लेकिन लिखने में नहीं, क्योंकि वर्तनी की गलतियां करता हूं। जब बच्चा अपना खुद का आकलन, जो स्व आकलन, स्व आकलन किससे संबंधित है? वो अधिगम के रूप में आकलन है कि नहीं है? क्या है वो आपका? अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि अधिगम की तरह आकलन इसको कहते हैं, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग जानते हैं? अब तो पहचान गए। एज लर्निंग जो होता है वो क्या है, तो कहेंगे अधिगम के रूप में आकलन यहाँ किया जाता है। यहाँ बच्चा क्या करता है, तो कहेंगे स्व आकलन करता है। असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चा क्या है, ये किसको समर्थित करती है, तो कहेंगे ये स्व आकलन को। ये स्व आकलन को, गुरमीत खुद का आकलन ही तो कर रहा है, बताइएगा। गुरमीत खुद का आकलन कर रहा है। जब बच्चा के अपने विचार पर विचार करना है ना, एक तरह से इसको हम अधिसंज्ञान की प्रक्रिया, अधिसंज्ञानात्मक प्रक्रिया पर ये केंद्रित है। किस पर, तो कहेंगे अधिसंज्ञानात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित है, होता है। अधिसंज्ञान किसको कहते हैं? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जानते हैं? अधिसंज्ञान यानी कि जब अपने विचारों पर भी विचार किया जाए कि ये सही है या नहीं, तो अपने विचारों के भी परे जब चिंतन किया जाता है वो अधिसंज्ञान कहलाता है। तो अधिसंज्ञानात्मक प्रक्रिया इसको कह सकते हैं, अधिसंज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये किसको यानी कि ये निदानात्मक शिक्षण को समर्थित करती है। यहां एक तरह से निदानात्मक शिक्षण को समर्थित किया जा रहा है या नहीं? निदानात्मक शिक्षण को समर्थित करती है कि जब आप अपनी गलतियों की पहचान करते हैं, यानी कि निदानात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, आपकी गलतियों की पहचान की जाती है। तो एक तरह से ये स्व आकलन को दर्शाता है, अधिगम की तरह, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग के लिए आकलन नहीं, असेसमेंट यानी कि अधिगम के लिए आकलन कब किया जाता है? ये पठन पाठन के दौरान अध्यापक द्वारा किया जा रहा है ना। और जब बच्चा खुद का आकलन करता है, स्व आकलन, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। अधिगम के तरह आकलन या अधिगम के रूप में आकलन उसको कहेंगे। सी ऑप्शन सही। जो गलती हुई है स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, तुरंत सुधार की आवश्यकता आपको है ना। कहते हैं ना तुरंत तत्काल प्रभाव से इसमें सुधार किया जाए।
मैम जी सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो, चलेगा, सारे कर देती हूँ। कि अधिगम का आकलन ये क्या है, ये योगात्मक आकलन है। अधिगम का आकलन किसको कहते हैं, ये योगात्मक या समेकित आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ए क्या है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। ये आपके सत्र के अंत में, वर्ष के अंत में किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन, ये कैसा है, रचनात्मक आकलन है। ये अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अधिगम की तरह आकलन यानी कि ये स्व आकलन होता है, और अधिगम में आकलन नहीं है ये आपका, ठीक है, चलिएगा। रचनात्मक कक्षा में भाषा अधिगम का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। हाँ, तो ये इंग्लिश में तो तुम्हें पता है, लेकिन हिंदी में भी तो पता करना है ना, क्योंकि हिंदी पेडागोजी हम सीख रहे हैं, तो हिंदी के भी शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। शब्दावली नोट करो और याद रखो। रचनात्मक कक्षा में भाषा अधिगम का केंद्र बिंदु किस पर होता है, होना चाहिए। यहां दे रहे हैं सी, देखो कि प्रामाणिक कार्यों द्वारा शिक्षार्थियों के पहले के ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सृजन। बिल्कुल भाई, रचनात्मक कक्षा, रचनावाद किस पर बल देता है कि आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए, यही तो है रचनावाद। रचनावाद आपको समर्थित करता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए, और आपका यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके अनुचित हैं कि नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, चलिएगा। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को 2 पुस्तकें दी गई, उनमें से एक पाठ्य पुस्तक है और दूसरी पूरक पुस्तक है। तो पूरक पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है बताओ। गहन पठन, नैतिक शिक्षा, अकादमिक कौशलों को समुन्नत करना, या विस्तृत पठन। 152। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देख लेते हैं कि 2 पुस्तकें दे दी गई, उनमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जब दूसरी पूरक सामग्रियों का, देखो पूरक पठन सामग्री किसको कहते हैं, जब हम आपके विषय को समझाने के लिए अन्य सोर्सों से, संदर्भ ग्रंथों का जब प्रयोग करेंगे, वो पूरक पठन सामग्री है। और वो पूरक पठन सामग्री जो है आपके विस्तृत पठन में, है ना, विस्तृत पठन में सहयोग करती है। किसमें, विस्तार से पढ़ने में सहयोग करेंगी, ना कि गहन पठन में, ना नैतिक में, ना अकादमिक कौशलों को समुन्नत करने में। किसमें, तो कहेंगे आपके विस्तृत पठन में आपका सहयोग करेगी, ठीक है, चलिएगा। भाषा अध्यापन में कथावाचन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथावाचन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताओ। अमरूद खा लो वे, बनाना नहीं, गवावा, गुआवा। अमरूद मिल गया मुझे, इसलिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। चलिएगा, यहाँ क्या दे रहे हो, सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, चलिएगा भी देख लेते हैं सी है कि डी है। भाषा अध्यापन में कथावाचन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथावाचन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसे कथा में मजा आता है भाई, ठीक है, कथा में मजा तो आता है, पर कोई ऐसा, ये कोई मतलब कोई तार्किक उत्तर तो नहीं है ना। शब्द संपदा में वृद्धि होती है, या विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास होता है। भाई ठीक है, नैतिक मूल्य का विकास होता है, आप जानते हैं, जब आपके सामने कथा कहानी उपस्थित कर दी जाए तो ये आपको क्या है, आपको समग्र रूप में भाषा उपस्थित की जाती है। तो कथा क्या है, भाषा को समग्रता के साथ प्रस्तुत करती है कि नहीं करती, तो यहाँ आपका बी होगा। कथा में भाषा आपको समग्र रूप से, पूर्ण रूप से भाषा आपके सामने उपस्थित की जा रही है, तो समग्रता के साथ प्रस्तुत की जाती है, और आपका बी सही है, यहाँ बी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए, चलिएगा। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम भाषा प्रयोग के भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू है बताओ। भाषा प्रयोग की बात की है, कौन सा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम भाषा प्रयोग के भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखो, भाषा प्रयोग हम संप्रेषण में करते हैं। देखो जब प्रयोग की बात आ जाती है ना, जब भाषा को प्रयोग किया जाए, यानी कि वार्तालाप में जब भाषा आ जाए, वही तो भाषा प्रयोग है। लेखन करना, व्याकरण सीखना, या भाषा प्रयोग नहीं, या तो हम व्याकरणिक तरीके से भाषा सीख रहे हैं, है ना, लेकिन जब उसको व्यवहार में ले आए तो वो हो जाता है भाषा का प्रयोग करना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, तो वो क्या है, वो संप्रेषणात्मक उपागम कहलाता है। यहाँ सभी ने सही दिया है धड़ल्ले से एकदम, तो सही सही उत्तर फेंक के मारो कमेंट में, बढ़िया वाले। फिर आगे चलते हैं, चलेगा। भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है।
उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में तुरंत धड़ल्ले से फेंको। 153 में मूल्यों का विकास भी तो होता है। भाई मूल्यों का विकास होता है, वो गौण चीजें हैं, है ना, लेकिन हमें शिक्षण की दृष्टि से देखना है तो हम भाषा को कथा में समग्र रूप से देख रहे हैं, वो समग्रता को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब यहाँ इसका आप दे रहे हैं बी, बिल्कुल भाई यहाँ भी बी जवाब है कि जो रचनात्मकता है ये आपको गुणात्मक प्रतिपुष्टि देती है, शिक्षक को भी और शिक्षार्थी दोनों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। तो रचनात्मक आकलन क्या है, तो ये आपको यानी कि शिक्षार्थी को और शिक्षक को दोनों को एक गुणात्मक प्रतिपुष्टि देती है। ठीक है, कि बच्चे ने पठन के दौरान कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो आपको एक गुणात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है। आपका सभी ऑप्शन यहाँ अनुचित हैं, केवल और केवल बी को छोड़कर। चलेगा, आगे चलते हैं कि पराभाषिक जागरूकता क्या है। व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा के में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, या भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। देखो पराभाषिक जागरूकता किसको कहते हैं, यानी कि भाषा से परे का चिंतन, है ना, जो हमारे विचार है विचारों पर भी चिंतन करना, बात करना, वही तो है पराभाषिक योग्यता। हम व्याकरण के नियमों का वर्णन कोई पराभाषिक योग्यता नहीं है ना, तृतीय भाषा के रूप में संरचनाओं का अध्ययन करना, ये सभी व्याकरण से संबंधित है। लेकिन पराभाषिक जागरूकता क्या कहलाती है, तो कहेंगे भाषा के बारे में चिंतन करना और बात करने की योग्यता क्या है, आपकी भाषा पराभाषिक योग्यता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, तो कहेंगे पराभाषिक योग्यता कहलाती है। और अब आगे चलेंगे, यहाँ सी जवाब सभी ने दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान करता है, बताओ। हाँ, इसका जवाब क्या होगा, आप दे रहे हैं यहाँ ए जवाब। देखें क्या ही उत्तर फेंक के मारा है तुमने, उपचारात्मक है बिल्कुल। भाई जब आपको क्या समस्याओं का निदान करने के बाद आप क्या करते हैं, उनको उपचार तो करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ जाओ। वो जिगसॉ या साझेदार पठन नहीं करवा रही, वो क्या है, गहन पठन करवा रही है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन यहाँ सही जवाब, सी भी नहीं। भाई जिगसॉ पठन में क्या होता है, आपके सामने एक तरह से पहेली के द्वारा आपको पहेली प्रस्तुत की जाती है आपके समक्ष, और पहेली के माध्यम से पठन करवाया जाए, वो जिगसॉ पठन है। तो एक समस्या यानी पहेली के माध्यम से पठन करवाया जाता है, वो जिगसॉ पठन। और यहाँ गहन पठन की बात की जा रही है, इसलिए आपका क्या है, यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और अब आगे बढ़ जाते हैं कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, किसके कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। मैम जल्दी चलो, नेट खत्म हो रहा है। ठीक है, जल्दी चल रहे हैं, चलो।